अब बेटा सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम है सोनेट 116। फिर लिखा है विलियम शेक्सपियर। और हमने तो आज तक शेक्सपियर के ड्रामाज ही पढ़े हैं। अब ये जो सोनेट हमने पढ़नी शुरू करी तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ये सोनेट होती क्या है। तो सोनेट जो है वो बेटा एक्चुअली एक वर्ड, इटालियन वर्ड है, उसमें से इस वर्ड को लिया है सोनेट। तो जो इटालियन वर्ड था वो था सोनेटो। सोनेटो का मतलब था अ लिटिल सॉन्ग। और बेटा बहुत पुराने टाइम से ये सोनेट्स लिखा करते थे जो पोएट्स होते थे वो। और इटालियन सोनेट ही लिखी जाती थी। तो इटालियन सोनेट जो थी वो 14 लाइंस की होती थी। 14 लाइंस की पोयम, उसको बोलते थे सोनेट। ये 14 लाइंस की जो पोयम हुआ करती थी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइंस और फिर 6 लाइंस। इसको हम बोलते थे बेटा हमारी इटालियन सोनेट। अब हमारे सिलेबस में वो इटालियन सोनेट नहीं है, हमारे सिलेबस में शेक्सपियरियन सोनेट है। तो शेक्सपियरियन सोनेट का मतलब ये हुआ इंग्लिश सोनेट, 14 लाइंस पोयम। अब ये 14 लाइंस को शेक्सपियर कैसे लिखता था? वो बेटा 3 स्टैंजास लिखता था, 4 लाइन ईच। और लास्ट में वो एक 2 लाइंस लिखता था, तो ऐसे 14 लाइंस हो जाती थी। तो सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो 3 क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन्स का मतलब 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइंस। और लास्ट में एक कपलेट होता है। तो कपलेट का मतलब क्या होता है? 2 लाइंस। और इनकी खास एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। तो जो फिक्स्ड राइम स्कीम है उससे जो आइडिया है वो प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ता है। और ये जो बेटा वो आइडिया आगे बढ़ता है, तो जो कपलेट है, जो लास्ट 2 लाइंस है, उसमें शेक्सपियर अपनी बात को कंक्लूड करता था। इसे बोलते थे सोनेट। तो व्हाट इज अ सोनेट? तो हमने बोला सोनेट इज द वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम, sonnet is the word which is taken from the word Latin word soneto. एंड सोनेटो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है बेटा, सॉरी, इटालियन वर्ड है सोनेटो। और ये जो सोनेटो वर्ड है इसका मीनिंग है अ लिटिल सॉन्ग। एंड सोनेट ऑलवेज इज ऑफ 14 लाइन्स। नाउ शेक्सपियरियन सोनेट वी आर स्टडिंग, the poem written by Shakespeare, the sonnet written by Shakespeare that we are reading. And this Shakespearean sonnet is also of 14 lines. But these 14 lines are arranged in 3 quatrains and 1 couplet. मतलब 4 lines के 3 stanzas और last में 2 lines लिखी होती। And these beta 3 quatrains and a couplet, these have a fixed rhyme scheme. इनकी एक fixed rhyme scheme होती है। और ये जो सोनेट होती है उसमें जो आइडिया होता है उस आइडिया को बेटा पोएट शेक्सपियर आगे प्रोग्रेस करेगा, बढ़ाएगा। और जो कपलेट है, जो लास्ट 2 लाइंस होगी, उसमें वो कंक्लूड कर देगा। जैसे आप सम अप कर देते हो ना, वैसे वो सम अप कर देता है। तो मैम ये सोनेट तो हमें समझ आ गया, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि ये इन्होंने 116 क्यों लिखा है। तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में, ड्रामास तो जितने लिखे वो तो ठीक है, पर अपने लाइफ टाइम में 154 टोटल सोनेट्स लिखे। तो बेटा वो 154 सोनेट्स में से इसका नंबर है 116। ये है बेटा 116 सोनेट।
अब इस सोनेट में वो किसकी बात कर रहा है? तो बेटा विलियम शेक्सपियर बात कर रहा है ट्रू लव की. ही डिफाइंस व्हाट इज ट्रू लव. तो वो बताएगा ट्रू लव कैसा होता है. और इसको प्रोग्रेस करते करते वो अपनी बात को प्रूव करता जाएगा, फिर वो बताएगा ट्रू लव ये नहीं होता. और ये सब बता के वो कपलेट में कंक्लूड कर दे. एंड देन ही विल सम अप द होल थिंग जो उसका है. तो बेटा वेरी ब्यूटीफुल सोनेट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी है. अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छी लगेगी, हमें बहुत प्यारी लगेगी, पर वो प्यारे लगने से आंसर्स नहीं बनते हैं. आंसर्स बनते हैं बिल्कुल दूसरे टॉपिक से. तो आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली लेकर के चलोगे, आप एंजॉय भी करोगे, पर आप साथ में ये भी आइडेंटिफाई करते जाओगे क्वेश्चंस कौन से बता रही हैं जो आ सकते हैं. तो बेटा पहले हम अपनी जो बुक है रैप्सोडी, उसमें हम पेज नंबर 14 पे आते हैं. और पेज नंबर 14 पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा. उस बॉक्स में जो लास्ट पैराग्राफ है वो जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं. Sonnet 116 was first published in 1609. Its structure and form are a typical example of the Shakespearean sonnet. ये typical Shakespearean sonnet है. 3 quatrains and 1 couplet. The poet begins by stating that he does not object to the marriage of true minds. अगर बेटा मैरिज होती है तो वो मैरिज ट्रू माइंड्स की होनी चाहिए. ट्रू माइंड्स की बात कर रहा है पोएट. ट्रू माइंड्स का मतलब ट्रू लवर्स. और ट्रू लवर्स कौन होते हैं? जो मेंटली और स्पिरिचुअली एक जैसे हो, डिवोटेड हो, फेथफुल हो, कमिटेड हो. ऐसे लवर्स जो कि डिवोटेड हैं मेंटली एंड स्पिरिचुअली to each other, such people can get married. और बेटा पोएट यहां से शुरू हो जाता है, हमें थीम पता चल गई. ही इज टेलिंग अबाउट द ट्रू लवर्स, ट्रू लव, बट मेंटेन्स दैट लव इज नॉट ट्रू इफ इट चेंजेस विद टाइम. अब बेटा वो अपनी बात को प्रोग्रेस करेगा. शेक्सपियरियन सोनेट, तो पहले वो एक अपना बेटा स्टेटमेंट देता है और फिर वो उसको प्रोग्रेस करता है. तो वो कहता है कि अगर मैरिज की सेरेमनी हो रही है बिटवीन 2 लवर्स, देन ही हैज नो प्रॉब्लम. तो मैरिज की जो सेरेमनी है जो बेटा ट्रू लवर्स के बीच में होगी, तो ट्रू लव है क्या, ट्रू लवर्स है क्या? तो वो उसकी डिफाइन अब उसको करता है आगे बढ़ाते हुए. Love is not true if it changes with time. True love is constant regardless of difficulties. Ideal love, बेटा आइडियल को आप बोल सकते हो यूटोपियन लव, परफेक्ट लव. यूटोपियन क्या होता है? इमेजिनरी. मतलब हम बोलते हैं इतना अच्छा कि ये तो सिर्फ इमेजिनरी हो सकता है. तो आइडियल लव, परफेक्ट लव is maintained as unchanging throughout the sonnet. उसको बेटा वो डिफाइन कर रहा है ट्रू लव, आइडियल लव को, परफेक्ट लव को, यूटोपियन लव को. यूटोपियन मतलब टू गुड टू बी ट्रू. एंड शेक्सपियर कंक्लूड्स इन द फाइनल कपलेट, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो लास्ट में अपना समिंग अप भी देगा, दैट ही इज ईदर करेक्ट इन हिज एस्टिमेशन ऑफ लव, जो मैंने कहा है वही ट्रू लव है, और एल्स दैट नो मैन हैज एवर ट्रूली लव, और अदरवाइज किसी ने आज तक प्यार किया ही नहीं है, अगर मेरी डेफिनेशन प्यार की ठीक नहीं है. तो बेटा ये कह के वो खत्म करेगा. अब आप लोग आ जाओ, और वो है बेटा हमारा पेज नंबर 15 पर. अब आप देखो बेटा फर्स्ट क्वार्ट्रेन कहां से है? 1 2 3 4, फर्स्ट 4 लाइंस फर्स्ट क्वार्ट्रेन, फिर नेक्स्ट 4 लाइंस सेकंड क्वार्ट्रेन, थर्ड 4 लाइंस थर्ड क्वार्ट्रेन,
और लास्ट की 2 लाइंस कपलेट। और बेटा इसके मैं राइम स्कीम भी आपको बताऊंगी, फिक्स्ड राइम स्कीम होती थी। और फिक्स्ड राइम स्कीम का मतलब द आइडिया इज प्रोग्रेसिव। अब देखो जरा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। पहले तो ट्रू माइंड्स का मतलब लिखो डिवोटेड, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और लेट मी नॉट का मतलब लिखो बेटा, लव इज द नेसेसरी एलिमेंट फॉर मैरिज। मैरिज का मतलब लिखो यूनियन। मैरिज का मतलब होता है यूनियन होना। और हमारे यहाँ या वैसे भी बेटा मैरिज हमेशा कैसी होती है, सेरिमोनियल। तो हम सेरेमनी के साथ होती है। तो सेरिमोनियल यूनियन जो है वो सेरेमोनियल यूनियन होना चाहिए। और किसके साथ होना चाहिए? होना चाहिए बेटा ट्रू डिवोटेड लवर्स के बीच में, who are devoted to each other mentally and spiritually. Let me not का मतलब the poet says, let me explain that love is the necessary element for the union. वो ये बात कह रहा है। Let me not का मतलब हो गया बेटा that without true love the union should not be there, ceremonial union should not be there. If the minds are not true, means if the minds are not devoted, if the minds are not mentally and spiritually one, then there should not be marriage. Now he says, admit impediments. अब बेटा यहाँ पे हो गया impediments का मतलब obstacles. तो necessary element है true love. और ट्रू लव क्या होता है बेटा? एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इसका मतलब ऑब्स्टिकल्स को भी बेटा आने से, इफ द ऑब्स्टिकल्स आर एडमिटेड इन द लव, दे आर नॉट शेकन। तो वो बेटा ऑब्स्टिकल से घबराते नहीं है, ऑब्स्टिकल से दे आर नॉट शेकन अप, वो हिलते नहीं है, वो ट्रू माइंड्स होते हैं। लव इज नॉट लव which alters का मतलब changes, when it alteration finds, बेटा alteration finds का मतलब finds change। अगर change के साथ प्यार बदल गया तो वो प्यार नहीं है। मैम change के साथ प्यार बदल गया का क्या मतलब हो गया? alteration finds का मतलब क्या हो गया? alteration का मतलब है बेटा, if the love is unreciprocated, if someone does not reciprocate our love, if someone betrays us, then also our love should not change, then it is true love. So which alters when it alteration finds, इसका मतलब है if the other person is changed, then also it does not change, that is true love. और बेटा एडमिट इम्पेडिमेंट्स का मतलब ट्रू लव्स just go above all the difficulties, all the obstacles. It keeps on striding, it keeps on moving. Or bends with the remover to remove. Bends का मतलब होता है बेटा bend down हो जाना, और bend down हो जाने का मतलब होता है to fall down from a pedestal. With the remover to remove. बेटा remover to remove का मतलब when someone removes it, then it is not removed. अब मैम इसका मतलब समझ नहीं आ रहा? इसका मतलब है बेटा if the lover is not physically present, then also true love does not get removed. अब आप इस दोनों चीजों को समझ लो। ऑल्ट्रेशन का मतलब ट्रू लव वो जो कि बेटा अनरेसिप्रोकेटेड हो तब भी रहता है, सामने वाला बिट्रेयल कर दे तब भी रहता है। और बेटा रिमूवर का मतलब इफ द लवर इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, देन ऑल्सो द ट्रू लव इज नॉट रिमूव्ड, दैट इज ट्रू लव। इफ
such true lovers are there, then they should have the ceremonial union. That he is explaining. तो बेटा ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेन में, हमने ये पढ़ लिया इसका। अब बेटा हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेन में। तो सेकंड क्वाड्रेन में वो कहता है, ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। अब वो कहता है बेटा इतने से भी कंप्लीट नहीं होता। सिर्फ जैसे हम आपको कुछ बनाना सिखा रहे हो, हम कह रहे चलो बनाओ जरा गाजर का हलवा। अब हमने आपको बोला गाजर ले लो, दूध ले लो, बना लो उसको। मैंने तुम्हें एलिमेंट्स बता दिए, इंग्रेडिएंट्स बता दिए। अब मैंने बोला अरे नहीं, अभी तो इसमें चीनी भी डलेगी, इलायची भी डलेगी, यू नो। सेम शेक्सपियर कह रहा है, ओ नो, इतना ही नहीं, अभी और भी सुनो ट्रू लव के बारे में। कहता है, ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। और बेटा एवर फिक्स्ड मार्क जो है, पोएटिक डिवाइसेस में सारी एक साथ लिखाऊंगी, अभी तो आप लिखो एवर फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट मार्क के जैसा है बेटा। तो बेटा कांस्टेंट मार्क, यहां शेक्सपियर बात कर रहा है पुराने जमाने की। तो बेटा एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब है जैसे लाइट हाउस होता है ना, तो समुद्र में बेटा लाइट हाउस होता है इतना बड़ा सा। तो जो बेटा शिप्स होते हैं वो जब रास्ता नहीं ढूंढ पाते, तो बेटा उनको हेल्प मिलती है, वो लाइट हाउस को देख के उसी डायरेक्शन से आ जाते हैं। तो पोएट कह रहा है ये जो हमारा लव है, ट्रू लव है, ये एवर फिक्स्ड मार्क होता है, एक लाइट हाउस के जैसा है। तो जब समुद्र में तूफान आते हैं तब भी लाइट हाउस एज इट इज खड़ा रहता है, और खुद खड़ा भी रहता है, खुद हिलता भी नहीं है। और तो और जो दूसरे शिप्स हैं जो बेटा तूफान में परेशान हो रहे थे, उन्हें भी उससे डायरेक्शन मिल जाती। तो लव इज कांस्टेंट एज अ लाइट हाउस इज इन स्टॉर्म्स, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट। जैसे वो लाइट हाउस टेम्पेस्ट का मतलब स्ट्रॉम को देखता रहता है पर शेकन नहीं होता, एंड इज नेवर शेकन, वैसे ही ट्रू लव कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितने भी बेटा इमोशनल अपहीवल्स आए, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी एज इट इज। अब बेटा दूसरा कंपैरिजन कर रहा है। अब शेक्सपियर कहता है इट इज द स्टार, और स्टार आपको पता है बेटा, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, ध्रुव तारा। ट्रू लव वो ध्रुव तारा है, वो नॉर्थ स्टार है। हाँ बेटा नितिका। Ma'am, please can you repeat this line? Love is constant, just like the lighthouse. हाँ, just like the lighthouse which is not shaken by the storms. Okay, ma'am. वो Thank सिर्फ you, और ma'am. सिर्फ बेटा हाँ उसको देखता है स्ट्रॉम को, पर शेकन अप नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी इट गिव्स डायरेक्शंस बेटा टू द अदर शिप्स हु हैव लॉस्ट देयर वे इन द स्ट्रॉम। सो इट इज द स्टार, वो नॉर्थ स्टार के जैसा है, वो पोल स्टार के जैसा होता है ट्रू लव। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, बार्क का मतलब स्मॉल शिप, वॉन्डरिंग का मतलब लॉस्ट इट्स वे। और बेटा जैसे पुराने जमाने में जो लोग जाते थे शिप्स में, वो अपनी डायरेक्शन कैसे देखते थे? ध्रुव तारे से, और वो ध्रुव तारा तो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो वो तो बेटा गलत हो ही नहीं सकता। तो ट्रू लव वो होता है बेटा। तो यहाँ पे स्टार से उसका कंपैरिजन हो रहा है, स्टार इज फार अवे। तो शेक्सपियर शायद ये भी कहना चाह रहा है कि ये बेटा ट्रू लव इज सो डिस्टेंट, इट इज फार अवे फ्रॉम द कॉमन पीपल। ये ट्रू लव उस नॉर्थ स्टार के जैसा है, उस पोल स्टार के जैसा है, उस ध्रुव तारे के जैसा है, whose beauty can be admired, but it is very very difficult to reach there. तो बेटा ट्रू लव वो नॉर्थ स्टार है जो कि the ships who have lost their direction, even they can find out their right direction. It is the star to every wandering bark whose worth is unknown. Very important. Whose worth, worth का मतलब whose value. जय मैंने क्या बताया, ध्रुव तारे तक we cannot reach, we can just admire its beauty. Similarly, true love, its value cannot be known by the common public because it is inaccessible. Nobody can reach there.
At least the common people cannot reach there. So whose worth is unknown. The value of true love we cannot imagine. Although his height be taken, yes, we can see how high it is. We can say that it is unreachable. Yes, we can admire its beauty. Yes, we can find some direction from it, but we cannot attain it because it is beyond the capacity of the common people. So मैम, कॉमन पीपल कैसे उस ट्रू लव तक पहुंच सकते हैं जो उसने पहली लाइन में बताया? इफ दे आर डिवोटेड, if they are committed mentally and spiritually, if they do not beta change, even if they find unreciprocation, if they find betrayal, if the lover is not physically present, then also. तो ये सारी चीजें करते हुए you can reach there, but it is very difficult for the common people to even imagine about it. तो इसलिए उसने बोला whose worth is unknown. अब बेटा आपने देखा जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिटरेशन यूज हो रहा था. कहाँ यूज हो रहा था? तो बेटा देखो जरा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. मी में भी एम आ रहा है, मैरिज में भी एम आ रहा है, माइंड्स में भी एम आ रहा है. फिर आप नीचे आए बेटा तो आपने फिर से और एलिटरेशन पढ़ा, रिमूवर, रिमूव, और बेटा एलिटरेशन, ऑल्टर्स. पर बेटा यहाँ पर आज हम एक नया पोएटिक डिवाइस और पढ़ रहे हैं. जब पोएट एक रूट वर्ड से दो वर्ड्स निकाल ले, उसको बोलते हैं बेटा पोएटिक डिवाइस. वी से इट पॉलीपिटॉन. तो पॉलीपिटॉन का मतलब होता है वन वर्ड इज देयर, उसके दो फॉर्म्स हमारे पास हैं. जैसे बेटा ऑल्टर, ऑल्टरेशन. How do we spell polypiton? It is Polypton. तो बेटा जैसे रिमूव और रिमूवर, ये भी वही हो गया. अब जब तुम सेकेंड क्वाड्रेंट में आए थे तो तुमने दो मेटाफर पढ़े. वो दो मेटाफर में पहला तो था उसका कंपैरिजन एवर फिक्स्ड मार्क से किया है. एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब लाइट हाउस. और दूसरा बेटा मेटाफर था पोल स्टार से ट्रू लव का, आपने कंपैरिजन कर लिया. अब बेटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम पढ़ेंगे पोएट ने यहां पर यूज किया है पर्सोनिफिकेशन. अब पर्सोनिफिकेशन क्या है वो सुनो. अभी तक पोएट बता रहा है व्हाट इज ट्रू लव, और अब बता रहा है व्हाट ट्रू लव इज नॉट. डू नॉट मिसअंडरस्टैंड इट टू बी ट्रू लव. बेटा लव इज नॉट टाइम्स फूल. टी देखो कैपिटल लिखा है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, टाइम को आपने पर्सोनिफाई कर लिया. तो बेटा वो हमसे कहता है टाइम इज, लव इज नॉट टाइम्स फूल. बेटा लव इज नॉट बी फूल्ड बाय टाइम. टाइम कितना भी गुजर जाए, ट्रू लव वैसे का वैसा रहता है. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स. अब बेटा यहां सुन लो जरा. तो लव यूजुअली कब होता है? इन द यूथ, इन द यंग एज. तो बेटा उस समय फिजिकल ब्यूटी होती है. अब ये जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है वो टाइम के साथ डिमिनिश हो जाती है इटर्नली. इसको कोई नहीं बेटा ट्रुथ को बिट्रे कर सकता. तो जब फिजिकल ब्यूटी जो है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाए तब भी ट्रू लव बेटा नहीं चेंज होता. It ignores the physical attractions. Within his आपने किसको बोला है? टाइम को. तो बेटा हमने यहां बोला टाइम इज पर्सोनिफाइड. टाइम में हमने his लगाया है, पर्सन है वो. और कौन सा पर्सन है टाइम? हार्वेस्टर, जो हार्वेस्ट करता है. देखो बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. तो बेटा सिकल जो होता है, सिकल का मतलब होता है अ टूल. जो हार्वेस्टर्स होते हैं जो बेटा खेतों में जाते हैं घास काटने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं? सिकल लेके जाते हैं. अब सिकल कैसा टूल होता है? क्वेश्चन मार्क के जैसा, ऐसा सेमी सर्कुलर और फिर ऐसा हैंडल उसका. तो हैंडल से पकड़ते हैं, यहाँ घास पकड़ते हैं, उसको ऐसे ऐसे काटते हैं.
तो वो कह रहा है टाइम जो है वो एक हार्वेस्टर का जैसा है। वो क्या हार्वेस्ट करता है? वो हार्वेस्ट करता है बेटा यूथफुल ब्यूटी। वो टाइम के साथ वो चीज जो है वो खत्म होती चली जाती, डिस्ट्रॉय होती चली जाती। तो टाइम वो वाला हार्वेस्टर है जो कट कर देता है फिजिकल ब्यूटी को। फिर बेटा वो कहता है पर ट्रू लव टाइम जो है उससे बिफूल्ड नहीं होता, उससे बेवकूफ नहीं बनता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास, कंपास का मतलब सर्कल एरिया कम। क्योंकि टाइम तो बेटा पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, उसे वी कैन नॉट स्टॉप, हम उसे रोक नहीं सकते समय को। पर बेटा टाइम जो है वो सिर्फ हर्ट कर सकता है, हिट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है फिजिकल ब्यूटी को। इट कैन नॉट टच ट्रू लव। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। थर्ड लाइन में भी हिज का मतलब टाइम। तो बेटा लव वो होता है जो चेंज नहीं होता। ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, घंटों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में। लव तो इटर्नल है। और इटर्नल का मतलब बेटा नॉन एंडिंग का मतलब इवन आफ्टर डेथ इट कंटिन्यूस। लव ऑल्टर्स का मतलब चेंजेस नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट। बट बेटा बट बियर्स इट आउट का मतलब बट इट कैरीज even to the edge of doom. But love is carried to the edge of doom. Edge of doom का मतलब बेटा beyond the death. Doom का मतलब death, corner of death, beyond death. So it is continued even after death because death comes to the physical body. It has nothing to do with our mental and spiritual level. So he says that love is eternal, non-ending, immortal. Because body is mortal. So it goes beyond that. और बेटा सारी चीज को समअप करने के लिए कहता है इफ दिस बी एरर, कंक्लूड कर रहा है बेटा, और कंक्लूड करते समय कह रहा है इफ दिस बी एरर, इफ द डेफिनेशन ऑफ लव is wrong, if anybody can find mistake in it, if anybody can raise a question to this definition of true love and upon me prove, and if anyone can prove it, upon me prove means I am a true lover, I am a person who believes that and follows that true love. I never writ or nor no men ever loved. बेटा हाइपरबोल यूज हुआ है यहाँ। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब एग्जेजरेशन। तो बेटा वो कहता है स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए अगर ऐसा है तो फिर, अगर ट्रू लव ऐसा नहीं है, अगर मैं ट्रू लवर नहीं हूं तो बेटा फिर तो मैंने आज तक कुछ लिखा ही नहीं है। डोंट कॉल मी अ राइटर देन, फिर मुझे राइटर मत बोलो। और फिर तो दुनिया में किसी ने प्यार किया ही नहीं है। क्योंकि बेटा ट्रू लव की डेफिनेशन ये ही है। अगर ट्रू लव की ये डेफिनेशन नहीं है और कोई अगर प्रूव कर दे कि मैं ट्रू लवर नहीं हूं तो फिर ये बात मान लेना कि फिर तो ट्रू लव है ही नहीं। आज तक किसी ने प्यार किया ही नहीं और आज तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो बेटा इतना फोर्सफुल स्टेटमेंट उसने जो है वो बना दिया यहाँ, that this is the undisputable, unanimous definition of true love. He says nobody can raise a question against it. हाँ बेटा दक्षिता। Ma'am, can you please explain line number 11 again? Within his bending sickles. Yeah, it is like within his bending sickles compass come. So what he wants to say that within का मतलब inside, inside the circle, the area of time, youthful physical beauty beta comes, always comes. So within his bending, bending means bending down,
सिकल्स कंपास कम। इसका मतलब ये है बेटा, हार्वेस्टर्स को आपने टाइम को हार्वेस्टर बना दिया ना, तो हार्वेस्टर जब काटते हैं तो बेंड होकर के फिर ऐसे ऐसे काटते हैं, इसलिए उसने बोल रहा है, उसने कहा है विद इन हिज बेंडिंग सिकल, उस टूल के अंदर कंपास कम। बेटा सर्कल में जो फिजिकल ब्यूटी आ जाती है, मतलब टाइम कैन डिस्ट्रॉय फिजिकल ब्यूटी, इट डिमिनिशेस physical beauty. That is true. But it cannot touch that spiritual, that love which is inside the hearts. ये बेटा इसका पूरा पोयम का मीनिंग हो गया। तो अभी हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लिया, अभी हमने इसमें बेटा जो हमारे राइम स्कीम है वो और एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम एमसीक्यूज करेंगे, मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगी तो और भी क्लियर होता चला जाएगा, बट ओवरऑल वी हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लिसन टू मी बेटा, यहाँ पर देखो जरा, फर्स्ट लाइन, पहले फर्स्ट क्वार्ट्रेन का हम राइम स्कीम निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वार्ट्रेन की राइम स्कीम निकालने के लिए हमने फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लिया ट्रू माइंड्स, माइंड्स के आगे ए लिख दिया। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड लव, वो बी हो गया बेटा। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड फाइंड्स, माइंड्स के जैसा है तो फिर से ए हो गया, और रिमूव लव के जैसा है तो बी हो गया। तो फर्स्ट क्वार्ट्रेन का राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी। अब सेकेंड क्वार्ट्रेन का राइम स्कीम देखो बेटा, सेकेंड क्वार्ट्रेन की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मार्क, अगेन राइट डाउन ए बेटा सी। नाउ शेकन, तो बेटा डी। बार्क इज लाइक मार्क, देन अगेन सी, और टेकन इज लाइक शेकन, देन इट इज डी। तो ए बी सी डी। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वार्ट्रेन बेटा, cheeks, then we will write down E. Come, F. Weeks, again E. And doom, बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि ये कम के जैसा नहीं है, तो यहाँ पे हमने फिर जो है वो जी लिखना है, और लास्ट में प्रूव्ड और लव्ड HH हो गया। तो बेटा इस तरीके से हमारा, बेटा एक मिनट रुको, हाँ डूम, हाँ ठीक है। तो बेटा बस वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, और नहीं तो फिर हमारा लास्ट तक वो सेम, ए बी सी टी, फिर ई एफ, और बेटा फिर उन्होंने बोला ई जी और फिर एच एच। ये हमारा फिक्स्ड राइम स्कीम है, ठीक है। कल भी हमारी क्लास होगी, परसों बेटा मेरियंस का लैंग्वेज का पेपर है, तो कल हमारी पूरी क्लास लैंग्वेज को डेडिकेटेड होगी। तो कल हम लैंग्वेज करेंगे, हालांकि मैंने प्रपोजल राइटिंग करा दिया है तुम लोगों को, पर बेटा फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा जैसे होगा, और एक्सरसाइजेस, ठीक है।